नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में आज चर्चा में है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, फिर वो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, बाद में वापस कांग्रेस में लौटे, लेकिन कुछ समय पहले वो बीजेपी में आ गए। उसके बाद आदमपुर से उनके बेटे ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके बेटे भव्य बिश्नोई विधायक बन गए। अब कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि भव्य को कैबिनेट में शामिल होना चाहिए, यानी भव्य बिश्नोई मंत्री बने, ऐसी वो चाहत रख रहे हैं। और इसके पीछे वजह बता रहे हैं वो कि बिश्नोई समाज जो है उसकी जो मौजूदगी है वहां से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सवाल टाइमिंग को लेकर है, चुनावी मूड बना हुआ है, और ऐसे समय में जब वो चाहते हैं कि भव्य मंत्री बने, इसके मायने क्या है उसे समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। बिश्नोई की नई राह, भव्य चाह, शाह से मुलाकात, ओबीसी की बात, भव्य राह बीजेपी को। ऐसे वक्त में जब देश और प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से अपने विधायक बेटे भव्य बिश्नोई के लिए नई जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। बीते दिनों जहां कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल करने की मांग की, वहीं अब जनता टीवी के कैमरे पर बेटे भव्य बिश्नोई के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री पद की इच्छा जाहिर की है। देखिए, भव्य हर हाल में मंत्री सरकार को बनाना चाहिए। एक तो डिजर्विंग है, टॉपर रहा है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, इससे यूथ में इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि बीजेपी को इसमें लाभ ज़्यादा है, क्योंकि 37, जैसे मैंने कहा, 37 विधानसभा राजस्थान में और 7 लोकसभा राजस्थान में ये बिश्नोई बहुल्य हैं। उन पे ज़बरदस्त उत्साह होगा कि भाई हमारे समाज को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और बिश्नोई समाज के अलावा भी जो हमारा वोट बैंक, चाहे वो भजन लाल जी का था या मेरा था, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे राजस्थान में है, इन तीनों राज्यों में ज़बरदस्त लोगों में वोट बैंक ट्रांसफ़र बीजेपी को होगा। इसी भव्य उम्मीद के साथ बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कुलदीप बिश्नोई एक साथ हरियाणा और राजस्थान की राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या खुद को बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा चेहरा मानते हुए केंद्र में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे हमारे साथ विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी से, केवल ढींगरा कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। आप चारों का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे कुलदीप बिश्नोई, मतलब आते जाते रहे, अब तो बीजेपी में है। अब वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। इससे राजस्थान में बहुत फायदा होगा, पंजाब में फायदा होगा, हरियाणा में फायदा होगा। आप देखिए, अपने यहाँ अध्यक्ष या मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें नहीं बना रहे थे, अब वो बीजेपी के अंदर उनके बेटे विधायक हैं और अब वो मंत्री पद की इच्छा रखते हैं अपने बेटे के लिए। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये बयान उनकी पार्टी का अंदरूनी बयान है। हमारा इसके ऊपर वैसे टिप्पणी करना तो बनता नहीं, ठीक, लेकिन सिर्फ ये बात जरूर कहना चाहता हूं मैं कि आप देखिए, जिन लोगों ने कांग्रेस के अंदर रहकर कोई काम नहीं किया और सिर्फ शरारतबाजी की, जो कुलदीप बिश्नोई जी ने यहाँ पे रहकर अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनी, पार्टी की आवाज नहीं सुनी, वो क्या अब जाके वहां पार्टी की आवाज सुनेंगे? पार्टी की आवाज तो सुनता ही नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देते हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनकर काम करते हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनकर पार्टी भी छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं लोग, उनकी अंतरात्मा कब जाग जाएगी ये पता नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि भाजपा जो है वो 9 साल तो पूरे हो चुके, अब भाजपा में बचा ही क्या है? इतना भ्रष्टाचार, इतना क्राइम नंबर 1 हो चुका, इतना सिस्टम खराब कर लिया भाजपा ने। अब लास्ट ईयर के बीच में, चुनावी बोर्ड के बीच में आके अब मंत्री बन के क्या करेंगे? अपने ऊपर काली खी पुतवाएंगे। जो बाकी के मंत्री जिस तरीके से 5 साल के बाद जो बाकी के मंत्री थे सारे के सारे हार गए थे, ये भी सारे के सारे मंत्री हारेंगे, क्योंकि काम तो किया नहीं कोई भी, और लोगों के आकांक्षा के ऊपर कोई काम नहीं किया। अगर वो मंत्री बनते हैं तो राजस्थान में, उस बेल्ट में फायदा होगा।
हिसार कोई बेल्ट फायदा में। नहीं है, ये जीरो सरकार है बीजेपी की सारे देश के अंदर। चाहे वो मोदी जी की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की खट्टर सरकार है। 100 लाख करोड़ तो मोदी जी ने लोन ले लिया देश के ऊपर, 4 लाख करोड़ से ज्यादा हरियाणा की बीजेपी ने लोन ले लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, कर्जे ले लेके पी जा रहे हैं, सारा पैसा ठीक हरियाणा है। के टैक्स का पैसा पी लेते हैं, और जो वर्ग है उनको लाठियों से पीटते हैं और उनको लाठियों से हाँकते हैं सारे वर्गों को। क्या रहा इनका, क्या सिस्टम रहा? 9 साल में हरियाणा के अंदर 3 बार हरियाणा जला, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए और उनके चलिए वो माथे और विषयांतर छाती हो पे जाएगा, गोलियां फिर मारी उसमें गई। उसमें क्या मैं कुछ आता हूँ किया मैं, इन्होंने? और मेहमानों के पास चलता हूँ। विजेंद्र नेहरा जी, भाई वो बता रहे हैं कि कांग्रेस में उन्होंने कुछ किया नहीं, बीजेपी में आके अब वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाए तो राजस्थान में, पंजाब में, कुछ पॉकेट में हरियाणा में फायदा हो जाएगा। ये इसे अवसरवादिता की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं? एक टाइमिंग पर सवाल है। जिस टाइम पर उन्होंने ये बात कही है कि भव्य को मंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव सर पे है। देखिए वरुण जी, पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक सभी अपनी राय रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना पक्ष और अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमपुर के उपचुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से लेकर के तमाम बड़े नेता आदमपुर को अपना गढ़ बताते थे और ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ही यहां से चुनाव जीतेगा, भव्य बिश्नोई जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आदमपुर के उपचुनाव में भी कुछ दिन पहले बुरी तरह से हराने का काम किया। इसके साथ साथ जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो इनेलो पार्टी है, चाहे वो आप पार्टी है, इन सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अपनी जमानत जब उन्होंने कराई, चाहे केजरीवाल जी, भगवंत मान जी खुद रोड शो करने आए तो जमानत नहीं बचा पाए, अभय सिंह चौटाला जी ने पूरा प्रयास किया तो जमानत नहीं बचा पाए। तो ऐसे समय में भव्य बिश्नोई जी आज युवा भी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। जहां तक कैबिनेट का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को तय करना है कि अपनी कैबिनेट में किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। लेकिन निश्चित रूप से बिश्नोई समाज का, चाहे राजस्थान के अंदर हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत में आशीर्वाद देने में एक बड़ा योगदान है। और जहां तक बिश्नोई समाज के योगदान की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के साथ में भी बिश्नोई समाज ने बड़ी वफा की, लेकिन इन्होंने बेवफाई उनके साथ में करने का काम किया। आपको ध्यान होगा वरुण जी, 2005 के अंदर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के नाम पर 2005 में कांग्रेस पार्टी को 67 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी। उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उस समय मुख्यमंत्री बना दिया था, जबकि सीटें आई थी चौधरी भजनलाल जी के नाम पर। 2009 के अंदर वो 67 सीटें घटकर 40 सीटें रह गई थी और जब हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी ने आगे किया, जिनको आज भी आगे करके चल रहे हैं, जब इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी को आगे किया, कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई पूर्ण बहुमत से। चाहे 2009 में आप ले लीजिए, पूर्ण बहुमत नहीं आया, 2014 में हुड्डा साहब आगे थे तो ये इनको बुरी शिकस्त झेलने को मिली लोकसभा विधानसभा में। और चाहे हम 2014 चुनाव की बात करें, चाहे 2014 में फिर से इनको हार झेलने को मिली और लोकसभा के अंदर तो इनका पूरी तरह सफाया हो गया। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें, हुड्डा साहब आगे थे, उसके बाद फिर इनको हार झेलने को मिली। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई जी एक कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके आने से बहुत मजबूती भी मिली है और भारतीय जनता पार्टी में बड़े सक्रियता से, बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं और वर्तमान समय में उनके पास वरुण जी कोई दायित्व नहीं है कुलदीप बिश्नोई जी के पास में। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता कांग्रेस की तरह। अगर उनके बेटे विधायक हैं तो वर्तमान समय में उनके पास किसी भी तरह का कोई दायित्व नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, ठीक है, आपने अपना पॉइंट किया। विजेंद्र रेड्डी जी, ये एक प्रश्न, मतलब आप अपनी पार्टी का पक्ष तो रखिए, लेकिन एक राजनीतिक जानकार होने के नाते ये जो टाइमिंग है जिसमें कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि भव्य को कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में होना चाहिए, वो डिजर्विंग है और इससे पार्टी को, बीजेपी को फायदा होगा राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, इस समय इस तरह के बयान का मतलब क्या है? जैसे अभी विजेंद्र ने भी पूरा हिस्ट्री बताई है किस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी इस स्टेज पर पहुंचे हैं। ये बात सत्य है कि 2005 में भजनलाल जी के नाम पर 67 सीट हरियाणा प्रदेश में आई थी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को बना दिया गया। ये बात सत्य है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से ये नाराज हुए, इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई और फिर वो खत्म हुई
क्यों हुई? कांग्रेस में रहते हुए भी ये बड़े महत्वाकांक्षी रहे। चौधरी भजनलाल एक अलग चीज थे, कुलदीप बिश्नोई एक अलग व्यक्तित्व के धनी आदमी है, लेकिन जितनी महत्वाकांक्षा चौधरी भजनलाल जी के जाने के बाद इन्होंने दिखाई, इनने सीधा टारगेट बना लिया कि मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री। फिर कांग्रेस में इन्होंने दबाव बनाया कि मेरे को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए जाने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वहां पर कुछ कांग्रेस ने नहीं दिया और अंत में तो ये हालात हो गए कि इन्होंने कोशिश की कि मेरी राहुल गांधी जी से बात करवा दीजिए, और इसको राहुल गांधी जी से बात करने का ना समय मिला और ना ही टेलीफोन पर बात हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने जो है कांग्रेस के खिलाफ राज्यसभा का मतदान किया और कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को हरवाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम किया राज्यसभा की सीट के ऊपर। लेकिन जो ये कार्रवाई की गई थी, इसको बड़े बड़े आश्वासन दिए गए, जहां आज से लगभग 3 साल पहले इनके घर पर ईडी का छापा मरवाया और ईडी का छापा मरवाने के बाद साथ में इनको लालच दिया गया कि ये गलत है। पार्टी में आ जाइए, आपके छापे से उन्होंने खंडन किया इस चीज का, जाने से भी बचोगे, साथ में आपको मैं वरुण जी आपको बता दूं, दिया जाएगा। आ रहा हूं मैं, विजेंद्र भाई एक बार कंप्लीट कर लें फिर आ जाइए, काउंटर कर दीजिए आप भाई, आप काउंटर कर छोटा सा कमेंट मिस कोड कर रहे हैं वो। इसके बाद विजेंद्र रेड्डी जी एक छोटा सा पॉइंट आपकी बात में कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आदमपुर हल्के में कोई कैंडिडेट नहीं था और इन्होंने नए नवेले भव्य को जो है ना वहां पर कैंडिडेट बनाया, और जब कैंडिडेट बनाया गया, जब इलेक्शन चल रहा था वरुण जी, उस टाइम यही नारा लगाया गया था कि भव्य बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है। वरुण जी एक छोटा सा जवाब आ रहा हूं नारा जी, आ रहा हूं, बहुत बड़ा विकास करवाने का काम करेगा और आज तक वो इसकी बाट जो रहे हैं, इनको मंत्री नहीं बनाया गया। मैं अब सारी बात बताने के बाद ये कहना चाहूंगा अंत में, फिर विजेंद्र कह लेगा जो कहना हुआ इनको, मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की, खास करके हरियाणा प्रदेश की बीजेपी इकाई की ये एक नीति है कि पहले उसको नंगा कर दो और फिर, अरे नहीं सर, इन्होंने इस तरह की भाषा नहीं, छोड़ दीजिए ना, आप कहा ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैं वरुण जी जवाब देता हूँ, ऐसे वरुण जी देखिए मैं जवाब देता हूँ, बहुत लंबा हो गया इनका वरुण जी। ठीक है, आगे बात आ गई आपकी। हाँ जी नारा जी। वरुण जी देखिए मैं छोटा सा एक पॉइंट ये कहना चाह रहा था कि विजेंद्र रेड्डी जी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, जिनको बड़े विजेंद्र दिए गए थे और बाद में उनको कुछ नहीं दिया गया, घर बिठा दिया गया, यहाँ तो आप उनके कमरे में बैठे थे। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, रेड्डी जी बात आ गई आपकी, ठीक है, सारी कंप्लीट सुन लिया रेड्डी जी देखिए मैं विजेंद्र रेड्डी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े भाई है हमारे, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा विजेंद्र जी, वरुण जी, कुलदीप बिश्नोई जी ने खुद अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि उनके ऊपर आज तक कभी भी ईडी का छापा नहीं पड़ा, तो कम से कम इस बात को आप ठीक कर लीजिए विजेंद्र रेड्डी जी। कुलदीप बिश्नोई जी ने खुद कहा है कि जीवन में आज तक उनके पास किसी भी तरह का ईडी का कभी भी कोई भी छापा नहीं पड़ा। तो जो आप जिस तरह से दुष्प्रचार आप लोग करते हैं, इसको ठीक कर लीजिए। और जहां तक भाषा की सभ्यता की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी से झूठे वादे नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। क्या उस समय आप कक्ष में मौजूद थे कुलदीप बिश्नोई के साथ में? तो आप इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं कि हमने उसको क्या कहा क्या नहीं कहा? ना कभी कुलदीप बिश्नोई जी ने इसके बारे में कुछ बताया, ना भाजपा ने बताया। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में आए। यही कारण है कि उनके बेटे जब से विधायक बने, बिना किसी दायित्व के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर कुलदीप बिश्नोई जी काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में विजेंद्र जी, आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरह परिवारवाद नहीं है, ना हमारी पार्टी में आप पार्टी की तरह कोई परिवारवाद है कि पहली बार देश की किसी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी भी केजरीवाल जी, मतलब सारी जिम्मेदारी, सारा ठेका खुद ने ले रखा है और बात लोकतंत्र की करते हैं और चलते सारा। अध्यक्ष भी खुद ही है, सर्वे सर्वा सभी संयोजक भी खुद ही है, मुख्यमंत्री भी खुद ही है। इसी तरह से आपकी पार्टी में अभय जी और चौटाला साहब भी सब कुछ है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर बापू बेटा ही सब कुछ है। तो हमारी पार्टी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, हमारी पार्टी लोकतंत्र से चलती है, सबके अलग विचार और मत है और कोई नहीं कह सकता आज एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता वरुण जी, मेरा सवाल ये है, बन सकता है क्या ये प्रेशर टैक्टिस है कि भाई वो होना ही चाहिए क्योंकि वो डिजर्विंग है? प्रेशर टैक्टिस आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? वरुण जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं बना सकता और हमारी पार्टी के अंदर बड़ा सीधा और बड़ा साफ सिद्धांत है
कि परिवारवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। ठीक है। और चाहे कोई कितना भी कहे, जो भारतीय जनता पार्टी को करना है वो करेंगे। और उन्होंने अपनी एक बात कही है, लेकिन उन्होंने तरीके से कही है। उन्होंने कहा कि अगर वो बनते हैं तो पार्टी को फायदा मिलेगा। ठीक है, ये पार्टी को तय करना है कि उनको बनाना है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। एक बार नरेश के पास चलते, चर्चा में शामिल कर ले। तो विजेंद्र जी आ रहा हूं, एक बार नरेश को शामिल कर लूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नरेश शर्मा भाई, मुझे ये बताइए, कुलदीप बिश्नोई एक फैक्टर हरियाणा की राजनीति में चर्चा रहती है बहुत उनकी। अब भव्य बिश्नोई विधायक हैं, वो मंत्री बनते हैं तो राजस्थान जहां आप भी कोशिश कर रहे हैं, पंजाब जहां आपकी सरकार है, और हरियाणा के जिस पॉकेट में वो हैं वहां पर कितना इंपैक्ट होगा? मध्यवर्ती चुनाव क्यों करवाया गया? तो उनके अंदर, कुलदीप बिश्नोई जी के अंदर कोई ना कोई बात तो थी कि ऐसी जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के साथ आई, या तो बीजेपी ने कुछ कमिटमेंट किया था। और कांग्रेस के अंदर पता है कि उन्हें क्या जिम्मेवारियां, वो चाह क्या रहे थे। देखो, कांग्रेस के अंदर भी रह के विधायक तो थे ही वो, आज उनका बेटा भी विधायक है, कुछ उसमें चेंज भी नहीं हुआ। लेकिन जनता का पैसा जो पानी की तरह बहा हुआ, चाहे बीजेपी ने बहाया चाहे कांग्रेस ने बहाया, और हम भी कहते हैं कि हमने भी चुनाव लड़ाए, चुनाव के अंदर जो भी है, लेकिन ये जनता का पैसा क्यों खर्च किया गया? विधायक रहना था तो वहां पे भी थे और यहाँ पे भी थे, क्यों आपने इधर फिर कुलदीप बिश्नोई जी, तो कुलदीप बिश्नोई जी राजस्थान के अंदर जा रहे हैं, वो तो पता है, सबको पता है कि वो राजस्थान के अंदर पहले भी जाते रहे हैं, और आपको पता है बिश्नोई समाज के बहुत बड़े नेता रहे। तो वो चाह क्या रहे हैं एक्चुअल में? उन्हें मंत्री बनाना था लड़के को, या लोकसभा लड़ना था, या केंद्रीय मंत्री बनना था। तो ये चीजें या तो बीजेपी ने उनके साथ विश्वासघात किया, या ये कांग्रेस से विश्वासघात करके गए। और अब मैं अपने बड़े भाई, पहले एक बात विजेंद्र भाई को बता देता हूँ, किस परिवारवाद की बात कर रहे हो। आपको पता है कि हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल क्या होता है राष्ट्रीय पार्टी बनने का? राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में एक प्रोटोकॉल होता है। एक मिनट, पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद में आप बोल लीजिए ना। राष्ट्रीय पार्टी सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है पार्टी का? फंक्शन। एक मिनट विजेंद्र भाई, पहले पूरी कर लो, फिर उसके बाद जो बोल रहा है वो बोल लीजिए। मेरा नरेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, ठेका ले रखा है क्या? परिवारवाद नहीं है? तो उसकी समझो, हमने भी ठेका नहीं रखा। अरे भाई, वो उनकी पार्टी का विषय है ना, छोड़ दीजिए नेहरा जी, उनकी पार्टी का है ये। बड़ी बड़ी जो बात करते हैं, सारी पावर अपने हाथ में लेकर बैठे हैं और सत्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? ठीक है, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। कंप्लीट करिए, मुझे आगे जाना है। आप बीजेपी प्रवक्ताओं को सिखाती नहीं की बैठ के कि सुनने के लिए भी नहीं, कर रहा हूँ। नहीं, आपको 2014 से लेके आज 2023 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को क्यों नहीं बोलने दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आप सुन लीजिए, जैसे रक्षा मंत्री जी है, उनके बेटे को क्यों आपने चुनाव लड़वाया? अमित शाह के बेटे को क्यों बनवाया? पहले आप खिलाफत पे जाते थे, अमित शाह राजनीति में नहीं है, क्यों बेटा उनका? राजनीति में नहीं है भैया, किसने राजनीति में नहीं है? अमित शाह जी के बेटे, किसका एमएलए नहीं है? अमित शाह जी के बेटा राजनीति में नहीं है, एमएलए नहीं है क्या? बीसीसीआई के अध्यक्ष के लिए माननीय मोदी का अध्यक्ष होगा सबसे पहले। अच्छा चलिए, छोड़िए, मोदी जी का अध्यक्ष होगा। रुक जाइए, चर्चा कहीं और जा रही है, रुक जाइए। नरेश भाई रुकिए। 1999 से लेके 93 तक मिजोरम के गवर्नर। नरेश शर्मा, आप भी, विजेंद्र आप भी रुकिए। केवल ढींगरा जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, जो अभी नरेश बात कर रहे थे, विधायक तो वो आपके यहाँ भी थे, अब उसी सीट पर उन्हीं के परिवार से उनका बेटा विधायक है। ये सारा सवाल महत्वाकांक्षा का है क्या? क्योंकि आपके यहाँ अध्यक्ष नहीं बनाया, यहाँ पे थोड़े दिन शांत रहने के बाद अब वो कह रहे हैं जी बेटा मंत्री होना चाहिए। महत्वाकांक्षा तो उनकी पहले से ही थी, अंतरात्मा उनकी पहले से ही थी, सारी चीजें तो अंतरात्मा पे बहुत जोर है आपका। नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुन के चलते हैं ना, इसलिए ही तो मैं बता रहा हूँ। केवल जी, आप देखिए, अभी अंतरात्मा वहां जाग रही है कि भाई बेटे को मंत्री बना दिया जाए। महत्वाकांक्षा और अंतरात्मा दोनों चीजें जागती है, तभी तो ये फैसले लिए जाते हैं ना। अभी भाजपा के नेहरा साहब ये बात कर रहे थे, मैं इनके शीर्ष नेता की बात बता रहा हूँ। ये किसने बोला था? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कितना भी झूठ बोलो, जोर लगा के झूठ बोलो, और चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई मामला हो, झूठ बोलो, जिस मामले में भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। ये किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। कह रहे थे हम सच बोलते हैं, झूठ कौन बोलता है फिर इनमें? अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, हम ये काम नहीं करते।
तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? पहले कुलदीप बिश्नोई, फिर उसका बेटा, ऐसे ही राजनाथ सिंह, फिर उसका बेटा जोशी, उनका जवाई, और कई लोग हैं, कई नेता हैं इनके, सारे तो परिवारवाद में घिरी हुई है बीजेपी। दूसरों को नसीहत देते हैं परिवारवादी लोग, दूसरों को नसीहत दें तो क्लैरिटी में समझ आता है कि इनका परिवारवाद किस तरह का है। और जहां तक ये लोग चलते हैं तो इनकी अंतरात्मा की बात भी समझ आती है, और वहां पे महत्वाकांक्षा भी जाती है। देखो केवल जी हमारे बड़े भाई हैं और बहुत समय तक, जब तक कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, इनको टीवी से दूर रखा तो मुझे लग रहा था कहीं इनकी अंतरात्मा न जग जाए, लेकिन चलो ठीक है, फिर से आए, इनका स्वागत है। नहीं आप काफी दूर रहे टीवी से। देखिए मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ केवल जी, मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ। आपने जो बातें कही सुन लीजिए केवल जी, हमने बड़ा मिस किया आपको, हमने बड़ा मिस किया आपको, इसलिए कह रहा हूँ सुन लीजिए केवल जी, सुन लीजिए, हमने बड़ा मिस किया था इसलिए कह रहा हूँ। शैलजा जी के टाइम पे आप सुन लीजिए केवल जी, देखिए जहां तक देखिए, अब इनको चुप करिए, मीडिया का सिस्टम देख रहा हूँ। कोई बात नहीं केवल जी, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, 1998 से लेकर 2023-25 साल हो गए। हाँ बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको। देखिए मैं बताना चाहूंगा वरुण जी कि अब ये केवल जी को भी पता है, ये बाकी विपक्षी पार्टियों को भी पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चाहे लोकसभा को लेकर के, चुनावों को लेकर के, और चाहे विधानसभा चुनावों को लेकर के जिस तरह से तेजी से हमारी तैयारियां चली हुई हैं, जिस तरह से लोकसभा स्तर पे हमारी रैलियां चली हुई हैं, हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख चले हुए हैं, जिस तरह से संगठनात्मक रचना हमारी चली हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी मंत्री और सभी हमारे कार्यकर्ता और नेता जिस तरह से जनसंवाद का कार्यक्रम लेकर के जनता के बीच में है, तो ये सबको पता है, जन जन की जुबान पे ये चीज है कि देश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से और अपने नेतृत्व और सरकार की नीतियों के दम पे लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर जीत की हैट्रिक लगाएगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों का विषय है, ना ये जनता के बीच में है, ना ये जनता के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। जहां तक मेरे मित्र अभी आप पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता की बर्बादी हुई आदमपुर उपचुनाव लड़के, तो उस समय तो आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आप तो कह रहे थे जल्दी चुनाव कराना चाहिए। आपने चुनाव में जो पैसा वो पानी की तरह बहाया, आपके कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया, पैसे वाले को आपने उम्मीदवार बना दिया, वहां किसने करवाया? जो आपके गरीब आदमी थे बेचारे, वो चुनाव ले लेके आपके 100 लोगों पे टोपी पहन के आते थे, अरविंद केजरीवाल जी खुद फील्ड में आए और वहां पे भगवंत मान जी रोड करने आए, उसके बाद भी आपको उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव में पैसा बर्बाद हो गया। अगर पैसा बर्बादी का विषय था तो आपको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, तो चुनाव क्यों लड़े आप? केजरीवाल जी मुझे बताइए ना, केजरीवाल जी, भगवंत जी, वरुण जी, बात क्या होगी? केजरीवाल जी और भगवंत मान जी अपने उम्मीदवार की जमानत जब्त करा के चले गए। उम्मीदवार की जमानत जब होना तो पब्लिक का फैसला है ना, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है भाई, ऐसे ना करिए, चुनाव लड़ने का अधिकार राइट है भाई, चुनाव नहीं ये नहीं विरोधाभास बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे बर्बाद हुआ। अगर अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं आता हूँ, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी मुझे बताइए, ये क्या एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स, कोई दबाव बनाने की कोशिश है कि बीजेपी को फायदा होगा, हमारे समाज की जो संख्या है उस हिसाब से वो डिजर्व करता है उनका बेटा, मतलब ये बयान, ये समय, दोनों बातें बड़ी हैं कि उन्होंने बताया कि राजस्थान में चुनाव नजदीक था और 37 विधानसभा सीटें और 7 लोकसभा सीटों पर बिश्नोई समाज का प्रभाव है। लेकिन इसके ऊपर तो मैं यही कहना चाहूंगा वरुण जी कि आज वो पहले वाला समाज नहीं है कि एक नेता के पीछे सारा समाज लग जाया करता था। आजकल सभी अपना फैसला लेते हैं, पार्टी और कैंडिडेट को देख करके फैसला लेते हैं। और फिर दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई आज वो कुलदीप बिश्नोई नहीं है जो 2014 से पहले हुआ करता था। आज इतना ये नहीं कि ये वोट संख्या को बदलने का इनमें इतनी कैपेसिटी होगी, मैं नहीं मानता कि इनकी इतनी कैपेसिटी रही है। और कुलदीप बिश्नोई जरूर, लेकिन वो दिखा तो रहे हैं ना अपने आप को कि मैं हूं बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा नेता, जरूर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जो समाज के बड़े नेता की बात हो तो अभी कुछ दिन पहले ही समाज ने इकट्ठा होकर के इनको समाज के अध्यक्ष पद से भी हटाने का काम किया था, वहां से भी पदच्युत कर चुका है। जो इनके भव्य की जो रिश्ता जुड़ा है अभी भव्य बिश्नोई का गैर समाज में, उससे खिलाफ होकर के बिश्नोई समाज ने इसको समाज के अध्यक्ष पद से भी पदच्युत करने का कार्य किया है।
दूसरी बात, मैं विजेंद्र भाई का एक जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि आप ड्राइंग रूम में साथ में नहीं बैठे थे मीटिंग में, आप बुला लेते तो मैं जरूर आ जाता, लेकिन आप क्यों बुलाओगे? मैं मीटिंग में नहीं था साथ में, लेकिन जो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन चला आदमपुर का, वह जोर शोर प्रचार किया था आप लोगों ने कि भव्य बिश्नोई युवा मंत्री बनेंगे और हल्के का विकास किया था। तो हमने एक भी नेता ने नहीं कहा, मीटिंग में ऐसा आश्वासन वरुण जी मिस कॉल कर रहे हैं फिर से, एक भी नेता ने नहीं कहा। आपने विजेंद्र जी एक भी नेता का नाम बताइए जिसने ये कहा कि भव्य जी को हम मंत्री बनाएंगे। एक भी नेता का नाम बताइए, इलेक्शन में पुरजोर एक भी नेता का नाम बताइए। दूसरी बात, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, एक भी नेता का नाम बताइए जिसने कहा हो। के मोड में ही रहती मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने भव्य बिश्नोई जी को चुनाव में मंत्री बनाने के लिए नहीं कहा। अगर एक भी नेता ने नहीं कहा करते विजेंद्र भाई, तो आपको चुनाव की तैयारी करनी ही नहीं पड़ती। आज इतने सारे केंद्रीय नेताओं को ला करके आप हर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी नहीं करनी पड़ती। कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप 10,000 कुर्सी नहीं लगाते और 1500 आदमी वहां पर पहुंचते हैं, 1500 पुलिस के कर्मचारियों को बिठा देते हो, 1500 अधिकारियों को बिठा दे करके आप जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनको प्रश्न करने का काम कर रहे हो। आप चुनाव मोड में ना रहा करो, बल्कि मेरा सुझाव है आप कार्य करने के मोड में रहा करो, तो आपको जो केंद्रीय उसको इतना नहीं बुलाना। मैं वरुण जी को जवाब देता हूँ। काम करते देखिए, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, और कल ही मेरी एक टीवी चैनल पर डिबेट थी, उन्होंने आंकड़े बैठे होंगे तो कम से कम 50% हेल्थ में पोस्ट खाली पड़ी है, 51% पुलिस डिपार्टमेंट की खाली पड़ी है और 50% एजुकेशन में खाली पड़ी है। आपने चलिए ठीक है, वो फिर वो विषयांतर है ना रेडू जी, फिर वो समय उतना ही होता है। मैं तो अभी कुलदीप बिश्नोई, बिश्नोई समाज और ये दावा राजस्थान में असर, इस पर जरा बात करते हैं। सरकार के लिए तो आपके पास रोज ही है विषय। मैं जवाब दे देता हूँ जरा भाई साहब। कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैं जवाब दे देता हूँ। हरियाणा में कितना इफेक्ट डाला कुलदीप बिश्नोई जी ने, वो देख लेंगे। मैं जवाब देता हूँ। वो कांग्रेस के 31 से 30 कर दिया उन्होंने, इतना तो इफेक्ट डाला ही। उन्होंने एक लोकसभा की, एक राज्यसभा का चुनाव था, उसमें अंतरात्मा की आवाज से वो जिसको अभी तक जिसका जिक्र करते हैं ढींगरा जी, उतना असर तो डाला ही ना भाई। पारिवारिक दबदबा और शुरू मैं जवाब देता हूँ। नारा जी बोलिए जल्दी से जवाब दे। वरुण जी देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था, पहले तो विजेंद्र जी को मैं करेक्ट कर दूं। सुन लीजिए विजेंद्र जी, आपका समय खत्म हो चुका है। ठीक है विजेंद्र जी, रुकिए अब जरा बोलिए। विजेंद्र जी, आपका समय 15 साल पहले ही खत्म हो चुका है, सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आदमपुर के उपचुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने भव्य जी को मंत्री बनाने के लिए नहीं बोला। अगर बोला है तो आप नाम लेके बता सकते हैं, मैं खंडन करता हूं, नहीं बोला। दूसरा, आपने कहा कि आप हमेशा चुनाव के मोड में मत रहा करिए। हम तो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं, इससे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मोड में रहता है। फिर आपने एक बात कही कि अगर आप काम करते तो आपको चुनाव की तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप विजेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, कोई कितना भी काम करे या काम ना करे, जनता के बीच में हर 5 साल में हम लोगों को जाना होता है और हम लोगों को चुनाव की तैयारी करनी होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसी के दम पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया था विजेंद्र जी, हमने 30 मई से लेके और जो आगामी 30 जून परसों आने वाला है, तब तक जो एक महाजनसंपर्क अभियान हमारी पार्टी ने चलाया है। हमारे कार्यकर्ता और हम सब लोग घर घर जाकर के हमने पार्टी के पत्रक बांटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसको हम घर घर जाके बता रहे हैं। तो ये हमारे चुनाव की तैयारी है, हम जनसंवाद कर रहे हैं, हम लोकसभा की रैली कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ भी आप बताइए ना। आपके चर्चा कल कर लेंगे, लोग मुश्किल से चल रहे हैं। कौन रैली कर रहा है इस पर चर्चा कल कर लेंगे। मैं आता हूँ, 1 मिनट। ढींगरा जी मुझे एक बात बताइए, आ रहा हूँ मैं, नरेश भाई आ रहा हूँ। जैसे माणिक साहा हैं त्रिपुरा के सीएम, वो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता थे, आसाम के सीएम हैं। अभी राघवेंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी में कांग्रेस से गए हुए लोग, उन्हें पद भी मिल रहा है और मुख्यमंत्री तक बन रहे हैं। तो अगर आप कुछ नहीं दे रहे थे यहां पर कुलदीप बिश्नोई को, बीजेपी में कुछ मिल रहा है तो वो उम्मीद भी कर सकते हैं। क्योंकि भाजपा भी इसी तरह की पार्टी है कि हमारे आदमियों को सेलेक्ट करती है और और आप रोक नहीं पाते ना। सेलेक्ट करना अलग बात है, आप रोक नहीं पाते। देखिए, हमारी पार्टी समुद्र है ना, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। उसके अंदर जब पानी छलकता है, कोई बंदा बाहर निकलता है, ये फटाफट कैच कर लेते हैं उनको। ठीक है, अच्छी बात है, कैच करना चाहिए, लेकिन वो छलकने से रोकिए, उसकी कैपेबिलिटी नहीं देखते
कि उसकी अंतरात्मा कितनी बार जागेगी, कैसे जागेगी, किस तरह से जागेगी। इनको तो कैच ही करना आता और कुछ नहीं आता। उसके बाद फिर ये बोल्ड आउट भी कर देंगे ना साथ साथ उनको। जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से त्रिपुरा के सीएम का हाल हुआ, वो आजकल प्रभारी बने हुए हैं। नहीं, अभी जो है माणिक साहा जो अभी सीएम है वो भी है, लेकिन त्रिपुरा के पहले वाले, चलो मानिक साहब मान लेते हैं, जो दूसरे थे, विश्वा शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, वो अलग अलग भाषणों में, अलग अलग बातों में उल्टे सीधी बातें करते हैं। उनकी भी अंतरात्मा की बात जागती है। तो इस तरह के लोग जो है, वो उनका जो सिस्टम होता है वो ऐसे ही होता है, वो धाराशाही रहते हैं। और जो अच्छे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। भाई आपको नुकसान हुआ ना, चौधरी बीरेंद्र सिंह बाहर हुए, हिसार लोकसभा सीट आपके हाथ से गई, राव इंद्रजीत गए, अहिरवाल की बेल्ट आपके हाथ से गई, रमेश कौशिक गए, रमेश कौशिक गए, सोनीपत की सीट आपके हाथ से गई। ऐसे नेता आगे आ चुके हैं कि अब धर्मवीर गए तो भिवानी महेंद्र रह गया, और दोबारा दोनों बेल्टों पे फिर इस बार आपको केवल ढींगरा जी, अब कांग्रेस पार्टी 135 वर्ष की हो चुकी है। आपको पता लग जाएगा। केवल ढींगरा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं वरुण जी, 135 साल की कांग्रेस पार्टी बूढ़ी और बुजुर्ग पार्टी हो चुकी है। उसका जो समय पूरा हो चुका है और 135 साल की पार्टी मृत शैया पर पड़ी हुई है, अंतिम सांस ले रही है। और कांग्रेस पार्टी को अब जो आपने चार चार पांच जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं ना, केवल ढींगरा जी सुन लीजिए, आपने जो चार पांच अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं ना, ये जो आपकी मृत पड़ी कांग्रेस पार्टी है, इसको उठा के कंधों पर और शमशान में छोड़ के जिम्मेदारी आने की है अब उदयमान जी की। वरुण जी, उदयमान जी की जिम्मेदारी है। जो मृत पड़ी कांग्रेस 135 साल की हो चुकी है, कोशिश करता हूं 135 साल की जो कांग्रेस पार्टी है, आपके पास 135 साल की जो कांग्रेस पार्टी है, केवल ढींगरा जी, 135 साल की बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी को, जो मृत पड़ी हुई कांग्रेस पार्टी है, इसको अपने कंधों पर उठा करके, अपने कंधों पर उठा करके आपके जो उदयमान जी है, जल्दी से 1 मिनट रुकिए, नरेश बोलिए भाई। आपके उदयमान जी जो अध्यक्ष है ना, उनके साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को कंधों पर उठा के 1 मिनट तक छोड़ के आएंगे, शमशान घाट तक छोड़ के आएंगे। कांग्रेस पार्टी का समय पूरा हो चुका है। केवल ढींगरा जी, 135 साल कोई नहीं जीता। आजकल 60-70 साल की उम्र बहुत होती है, 135 साल अंत में नजदीक है आपका। और पिंडदान करेंगे उदयमान जी, उदयमान जी आपका पिंडदान कर देंगे। 2024 में कांग्रेस पार्टी का पिंडदान हो जाएगा। रैली मत करिए ना यहाँ पे, रुकिए। नरेश शर्मा जल्दी से बोलिए। गलतफहमी निकल जाएगी इसी इलेक्शन में, जब हमारे लोग जीत करके आएंगे, इसी इलेक्शन में इनकी सारी गलतफहमियां निकल जाएंगी। लोकसभा में निकलेंगी और विधानसभा में निकलेगी। फिर हमारी जो चर्चा होगी वरुण जी, उसमें आप कहिएगा कि पूरी टीम है या क्या टीम है, उसमें भी आपके हरियाणा के किस चुनाव में जमानत बची है, बता दीजिए। और ये 2.5 लाख आदमी भी पार कर पाए तो सारे इलाकों के लोग आगे ना। 75 साल से पहले क्या बनाया था आपने, जैसे अपने सीनियर नेता दरकिनार किए थे कि 75 साल के बाद का उम्र में किसी को टिकट नहीं देंगे। और मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, आपके अगर मोदी जी एक भी चुनाव में आपकी जमानत बची हरियाणा में हो जाएगी और अगला चुनाव भी आप उनके ऊपर, हरियाणा में एक भी चुनाव में जमानत बची आपकी, आप कौन सा बुजुर्ग हो गया? एक भी चुनाव में जमानत बची हरियाणा में आपकी? हमारे देश के हरियाणा में एक भी चुनाव में जमानत बची है क्या? 58 साल के अंदर अच्छा ढींगरा जी, एक भी चुनाव में जमानत बची है क्या? बहुत लोग छलक गए आपके समुद्र से। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग आपके समुद्र से छलक गए, फिर वो कुछ बन जाते हैं तो दूसरों को लगता है हम भी चलते हैं, हम भी कुछ बन जाएंगे। कांग्रेस से तो अच्छी बात है। बीजेपी के अंदर देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है वरुण जी, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। और सर मैं माफी चाहता हूँ, उसके वाले की बात होगी नहीं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, बात हो रही थी कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की। हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिन दिलचस्प होंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।